पर थी पूरी दुनिया में। ये पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक देश पूरे संसार के ऊपर राज कर रहा हो। अमेरिका ने वो किया है। तो अमेरिका जब इतनी ग्रेट पावर होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर असलियत सामने आ गई है। उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है और जो उनके हथियार हैं वो पुरानी 20वीं सदी की लड़ाई के लिए है। वो 21वीं सदी की लड़ाई एसिमेट्रिकल जो ईरान लड़ रहा है चीन और रशिया की मदद से, वो उसके लिए नहीं है। एक ये बात समझ में आ गई। दूसरी ये होती है कि जब इतनी बड़ी ताकत होती है, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। उसका जो है अब डिक्लाइन बहुत तेजी से होगा, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूं। मिसाल ये है कि जैसे अब जीसीसी कंट्रीज में उनकी मिलिट्री बेसेस नहीं होंगी, तो फिर जो बाकी उनके एलाइज हैं, उनकी करीबन 750 मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया में। तो उनके जो एलाइज है, मान लीजिए ईस्ट एशिया में जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है, अब वो भी सोचेंगे कि भाई इनके बेसिस होने से हमें सुरक्षा मिल रही है कि हमें खतरा बढ़ रहा है। वो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी ताकत थी अब वो कम हो एकदम हो जाएगी इस एक लड़ाई के कारण, जो कि वो हार चुके हैं, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल को हमने हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़ा चढ़ा के मिलिट्री ताकत बोला हुआ है, जो वो नहीं है। इनकी जो पूरी सोच है वो एक ही बात पे चलती है। इनका जो मोसाद है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनकी सोच ये है कि टॉप लीडरशिप किसी कंट्री की मार दो और फिर जो है वहां कमांड और कंट्रोल नहीं होगा, और जो उस कंट्री के अंदर जो भी इंटरनल परेशानियां हैं, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ इथनिक हैं, उसके कारण जो है वो कंट्री टूट जाएगा। तो वही हमने इनको देखा करते हुए। पिछले साल जून 2025 में इन्होंने लड़ाई शुरू करी, वहां पे उनके लोग मारे ईरान के, और फिर 10वें दिन या 9वें दिन फिर इन्होंने कहा ये अमेरिका को कि आप आके लड़ाई बंद करवाइए। तो 12वें दिन वो लड़ाई बंद हुई। अब भी वही बात हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो धोखेधड़ी से नेतन्याहू ट्रंप को जो है, या कोई और कारण रहा होगा मुझे मालूम नहीं है, इस लड़ाई में खींच के ले आए हैं, जो लड़ाई एक्चुअली अमेरिका की नहीं है। बट ये बात कहने के बाद एक बात और बताना चाहूंगा इजराइल के बारे में। इजराइल की पकड़ अमेरिका के ऊपर बहुत तगड़ी है, क्योंकि उनकी कुछ फाइनेंशियल पकड़ है, कुछ और कारण है, जिसको हम कहते हैं इजराइल लॉबी है अमेरिका में, जो बहुत पावरफुल है। तो इस लड़ाई में ये कहना कि इजराइल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। इजराइल खत्म नहीं होगा। पहली बात मैंने आपसे ये कहा कि इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है हमारे हिंदुस्तान में। इजराइल खत्म नहीं होगा। और जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है जो अमेरिका का, जो उनका एडवांस्ड हेडक्वार्टर है, जो भी कतर में होता था, कतर से उठ के वो कहीं और जाएगा और वो मदद करेगा इजराइल को। तो कहने का मतलब ये है, इजराइल जो है उसके पंख कट जाएंगे, इजराइल खत्म नहीं होगा मेरे हिसाब से, और इजराइल हमेशा एक प्रॉब्लम बना रहेगा वेस्ट एशिया के। तो फिर इसी से जुड़ा सवाल ये है, और बहुत क्यूरियोसिटी मन में ये पैदा होती है कि इजराइल तो हमेशा से ये कहता रहा कि से नाइल जो उनका फ्लैग ही है, जिसमें पूरा उनका एक मैप है, और वो जो ये बात लगातार पूरे जीसीसी में वो एक तरह से ना सिर्फ दादा बनने के वही अकेले, और जब तक क्योंकि वही डिसाइडेड वो अगर वो फैला रहे और फिर थर्ड टर्म है 2.5 साल ईरान उनके लिए आखिरी। तो जब वो अब 1 महीने तक लड़ लिए हैं, गाजा में डेथ बिल वो लेकर आए हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप ये तो क्या वो इजराइल ऐसे ही बैठ जाए? क्या जो रिलीजियस तमाम जो एस्पेक्ट हैं, क्या आपको इस जंग में देखिए होगा क्या कि अगर अमेरिका की यहाँ से बेसेस हटेगी और ईरान का कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तब तेल गैस हर चीज जो है वो पेट्रो डॉलर में नहीं होगी, पेट्रो युआन में होगी। और जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, उसकी जो पूरी सोच थी एक ग्रेटर इजराइल बनाने की, जो आप बता रही हैं, वो खत्म हो चुकी है। वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान है। मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल फिर भी रहेगा। ये कहना कि इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म नहीं होगा। मैंने कहा कि उसके विंग्स क्लिप हो जाएंगे। इसका मतलब जो पूरी उसकी सोच थी, ज़ायनिस्ट सोच कि मैं बड़ा वो बना दूंगा, वो नहीं होगा। खुतर पुतर करता रहेगा इधर उधर,
क्योंकि उसके पास अमेरिका की बैकिंग हमेशा रहेगी। तो ये एक सिचुएशन बनेगी। तो क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ट्रेड होता है पेट्रो युआन के अंदर, और फिर कैसे सिक्योरिटी होगी जीसीसी की, एक फॉर्मूला दिया था ईरानियंस ने जीसीसी को। उस फॉर्मूले के तहत ये था कि हम सब कलेक्टिव सिक्योरिटी करें, हम आउटसाइड पावर्स को यहाँ ना रखें। तो उस टाइप का कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जी उसमें इस समय 3 ही जीसीसी कंट्रीज हैं जो ये करने को तैयार नहीं है बिल्कुल, और वो है यूएई, बहरीन और कुवैत। तो ये अगर लड़ाई जैसे बढ़ेगी तो फिर इनका नुकसान कुछ ज्यादा होगा, बाद में इनकी समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके की कुछ पिक्चर उभर रही है। जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं क्लियरली कि सी है वहां से जंग के बाद होना बाकी है, क्योंकि ईरानियन जो इराक है बन रहा है, अमेरिका पूरा उनका पावर उससे आजाद हो, उसके बाद फिर होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसा इसमें ना इसमें बाय क्या करना है, ये तो असलियत है। बहरीन की जो अवाम है वो शिया है, और इजराइल में शिया सारे मिलिटेंट्स हैं, और इराक में। तो जो ईरानियंस कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि पहला मुल्क होगा इराक, दूसरा मुल्क होगा बहरीन। क्योंकि हमने देखा था कि जब सुप्रीम लीडर को भी मारा इन्होंने पहले दिन ही, वो 28 फरवरी को, तो बहरीन में आपने देखा था क्या हुआ था। बहरीन के अंदर अमेरिका की 5th फ्लीट जो है, जो उनका जंगी बेड़ा है, उसका हेडक्वार्टर है। और वहां के जो लोग थे वो खुश हो रहे थे जब उस जंगी बेड़े पे मिसाइल्स गिर रही थी और ड्रोन्स गिर रहे थे ईरान के, क्योंकि वो शिया है। उनको गुस्सा ये था कि हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया है। तो जो उनकी हुकूमत है वो घबराई हुई है बहरीन की, तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ईरानियंस की जो असेसमेंट है, मैं उससे पूरा एग्रीमेंट में हूँ। जी, इस सब में आप चाइना और रशिया के हैं। जब कुछ ईरानी ने से बात की, क्योंकि लगातार मैं एक्सपर्ट ज्यादा बड़ा बने कि ईरान जो कर रहा है और चाइना है वो कहीं ना ईरान है वो अंडर एस्टिमेट। तो चाइना और रशिया के रोल को आप किस, और सवाल भी है ऑन ग्राउंड होता है या फिर न्यूक्लियर अटैक ऐसा हो, तो क्या आपको लग रही होगा जो देखिए ऐसा है कि ये गलत असेसमेंट है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कि कोई भी ईरान के रोल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ईरान ने वो करके दिखाया है 1 महीने के अंदर जो दुनिया को मालूम नहीं था। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की उन्होंने उसको तेजी कर दी है बनने में। अब जहां तक ये 2 बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी 2 ताकतें जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है, ईरान के साथ जुड़ी हुई है। ईरान जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ईरान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया था जनवरी 2026 में। ये कोई छुपी बात तो है नहीं। वो 25 साल का उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ। और 2026 में ईरान जो है वो अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है स्पेस का, उसको छोड़ के चाइनीज के बेदू 3 पर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान जो है वो फुल मेंबर है एससीओ का, ईरान मेंबर है ब्रिक्स का। तो ये बात नहीं होती कि उसके रोल को बढ़ा के बोल रहे हो, उसके रोल को गिरा के बोल रहे हो। ईरान ईरान है जिसने एक कमाल करके दिखाया है। पर साथ में जो बड़ी ताकतें हैं, आपको ये समझना है और उन लोगों को भी बताना है कि दुनिया आज मल्टीपोलर है, जिसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। और वो 3 बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, चाइना और रशिया। और रशिया और चाइना 2 बड़ी दुनिया की ताकतें ईरान के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान का रोल कम हो गया। जहां तक बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, और इजराइल तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसको खुली वार्निंग दे दी है रशियंस ने भी। पहले नॉर्थ कोरियंस ने बोला था, अब रशियंस ने बोल दिया है, लैवरोव ने बोल दिया है। तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर इजराइल ही खत्म हो जाएगा, फिर इजराइल ग्राउंड पे होगा ही नहीं। ये बात है। और बूट्स ऑन ग्राउंड की क्या पॉसिबल मोबिलाइजेशन? देखिए ऐसा है, ये जो लड़ाई है, क्योंकि ये प्लान्ड लड़ाई नहीं थी अमेरिका के, आप उससे देखिएगा पर्सपेक्टिव से, ये प्लान नहीं थी। तो इसको उन्होंने एयर कैंपेन बनाया पहले। एयर कैंपेन में सिर्फ जो है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं अट्रिशन, कि वो टैक्टिकल होता है, बस मारा मारी, इसको करो उसको करो, ये है। अब वो 1 महीने तक यही करते रहे। अब उनको लग रहा है कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे पास 65-70 हज़ार सोल्जर्स हैं, तो इसको हम ग्राउंड पे लगा लें। अब वहां भी वही काम करेंगे।
पर ग्राउंड तो उनका सारा अंडरग्राउंड है, उनका अपना देश है और 4 गुना साइज है इसका इराक से, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, उनकी अंडरग्राउंड टनल्स है, आप कहाँ से जीत जाएंगे वहां पर, आप ये बता दीजिए। तो ये वही मैं आपसे कह रहा था कि हार तय है, इसको आप खींच लीजिए जितना मर्जी खींचना है, या तो आप आज वापस चले जाइए या नेशनल ह्यूमिलिएशन के बाद वापस जाएंगे। मुझे तो और कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है। ये कहना कि ग्राउंड वॉर हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे कुछ लास्ट मेरे क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने तो कहा कि हम दलाल नहीं, ये दलाली कर, हालांकि तब ये कहा जाने वॉर रुकवा दी, तो तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पाक से हो क्या है, सऊदी अरब उसके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से उसके टाइज हैं, वो किससे छिपे नहीं है। फिर वो ईरान के, समटाइम यू फेल टू अंडरस्टैंड चारों तरफ वाई ईरान पाकिस्तान, क्या इसलिए कि जहां ज्योग्राफी वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो न्यूक्लियर पावर है, क्या फिर उसकी जो आर्मी है वो बहुत मजबूत से छिपा नहीं है, या इसलिए, या और भी कुछ आप इसके? देखिए, ये वही रीजंस हैं। पहला रीजन उसकी ज्योग्राफी है, दूसरा रीजन प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि अमेरिका ने ये तय किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन की जंग हुई थी, पाकिस्तान ने बेहतर किया था हिंदुस्तान। ये यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर जो तीनों बड़ी ताकतें थी दुनिया की, जो मैंने आपको बताया, उनके साथ इनके रिश्ते बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान ही इकलौता कंट्री है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। और पाकिस्तान की एक खासियत जो है वो बहुत सीधी सी है। पाकिस्तान जो है, जब उसको पता होता है जब मेरा काम है तो किससे मुझे काम कैसे निकलवाना है, दे आर गुड नेटवर्कर्स ऑल्सो, जो एक नेगेटिव चीज नहीं है, एक पॉजिटिव चीज है। और लास्ट बात मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूंगा, हमारे एनालिस्ट कुछ भी कह ले, अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसको पाकिस्तान के साथ रिश्ते नॉर्मल और अच्छे करने चाहिए। ये है, जो भी ये बात बोलेगा आज के दिया जाएगा सीधे तौर पर। देखिए, मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ी है, मैंने मिलिट्री पावर पढ़ी है, तो मैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे देश की बेहतरी के लिए है। मेरे देश की बेहतरी इस बात में है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों तो दोनों की काफी तरक्की होगी एक साथ। हम वो मुल्क हैं जो एक ही साथ थे और हमें एक साथ ही चलना है, स्पेशली जब अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दोनों, उनकी खामियां हैं, हमारी भी खामियां हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी भी बहुत खामियां हैं, उनके पॉजिटिव्स हैं, हमारे भी पॉजिटिव्स हैं। पर ये कहना कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो है, इस बातों को जब आदमी ठंडे दिमाग से सोचता है और ये सोचता है कि इसमें मेरे मुल्क की क्या बेहतरी है, तो वो इसी नतीजे में पहुंचेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अगर आज भी आप तो शायद हिम्मत कर पा रहे हैं और शायद आप वो जो कह पा रहे हैं, अदरवाइज तो आज के इस दौर में तो कह ना पाए, क्योंकि हमको पाकिस्तान का टैग लगा। और अगर ये हो जाएगा, पूरी पॉलिटिक्स ही धराशायी हो जाएगी, क्योंकि हर दूसरे को, खासतौर को तो बोलने की बात ही लोग जब पाकिस्तान में आता है वो धोखा दे सकता है, खासतौर पर मौजूदा सरकार है, लोग हैं, उन्होंने इमरान खान के बिल्कुल अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम बने हुए, और वो ईरान के लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर। क्या चीज पर आपको लगता है कि? देखिए, ऐसा है कि हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए और पाकिस्तान भी वही करता है, हिंदुस्तान को भी वही करना चाहिए। हिंदुस्तान का आज नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप जो है उसके अमेरिका के दुमछुल्ले मत बने, ये इंटरेस्ट है अमेरिका का। आज दुनिया बदल गई है, उसको आप छोड़े और यहाँ नजदीक में देखिए रशिया और चाइना के साथ आपके कैसे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, नॉर्मल चाइना के साथ हो सकते हैं। तो जब आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि हर मुल्क देखता है कि अगर मैं दूसरे से बातचीत करूं तो क्या मुझे भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से तो दोनों देशों का फायदा होगा। जब दोनों का फायदा होता है उससे म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको धोखा दिया और हमने इसको धोखा दिया। तो सवाल ये है कि आप आंख बंद करके देखिएगा पाकिस्तान के साथ किन किन मुद्दों पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं, और वो भी सोचेंगे आंख खोल कर क्या कर सकते हैं। मैं ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ कि हमारे देश से कि बहुत फायदा हुआ, हम आंख खोल के चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें और हम आंख खोल के अपने पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस करें, ये सोचते हुए कि दोनों मुल्क
अमेरिका, सारे मुल्क अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं कि हाँ मेरा फायदा है इस इंसान से बात करने में कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्यों बात करेगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, पूर्ण बात है। मेरा सवाल ये आपसे, जो हम 24 आवर्स की कि अगर मान लीजिए ये बातचीत लग रहा है कि जो अभी पूरा बन रहा है और ये बातचीत और दोनों ही जो एक तरह से एग्रीमेंट जो इस्लामाबाद पहुंचता है उस पर, और फिर अगर ट्रंप सिर्फ राष्ट्र अगर वो जो कह रहा है और आए और फिर वो ऐसे ही चीज पर अगर करता है तो फिर जीसीसी कंट्रीज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं और ईरान में आप देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, जो ईरान कहता है वो करेगा, वो ब्लफ नहीं करेगा। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, तो वो जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं करेंगे किसी को पता नहीं, पर मान के चलिए वो करते हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, उनके लिए ये वॉर ऑफ सर्वाइवल है, और जहां तक दो बड़ी ताकतें जो उनके साथ खड़ी हैं उनका ताल्लुक है, वो ये देखेंगी कि ईरान नहीं हारेगा, उनका उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। जहां तक जीसीसी कंट्रीज का ताल्लुक है, अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी आंखें खोल लें, अपनी आंखें खोलें और देखें कि उनकी बेहतरी किसके साथ है और वो उसी में अपनी बेहतरी को ढूंढे तो सबके लिए अच्छा रहे। जी, अभी जो फिलहाल जो ईरान ने जो मार गिराया रेस्क्यू के लिए, अमेरिका का क्लेम की पकड़ लिया कर लिया है, जिंदा बचा लिया है, ईरान का वो झूठ बोल रहे हैं, इस सब में आप क्या देखें? तो वॉर बनाया गया तो ईरान को चाहिए, अगर रेस्क्यू कर लिया गया है तो अमेरिका को पे चाहिए, तो क्या इन दोनों में आपको जो पायलट है वो मार गिराया? देखिए, इन बातों में बहुत सारा, जब लड़ाई होती है तो फॉग ऑफ वॉर होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक कोई क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं आए, आपको उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा इस बात पे। वेरी लास्ट क्वेश्चन, आप हिज़्ब में कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको उभर रहा है और हूत और हमास को? देखिए, हिजबुल्लाह कभी भी पावरलेस नहीं था, ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती है। उसके पास ये क्लियर था कि करीबन 25 से 30,000 उसके पास मिसाइल्स हैं, और अभी भी आप देखिएगा क्या हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी जो है तबाही करी है, जो असला है, टैंक्स है इजराइल के, उसकी करी है। और इजराइल जो भी अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा है, सदर्न लेबनान में टेरिटरी लेने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान जो है अब नॉर्थ इजराइल पे फायर कर रहा है, आप ये भी देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, ईरान के ये सब अंग हैं, ईरान से वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और वही हालत हूथीज की है। जब बोलेंगे ईरानियंस हूथीज को आप रेड सी बंद कर दीजिए, वो बंद हो जाएगी। तो इसको आपको ये ताकत समझनी है, ये ईरान की ताकत है जो उन्होंने सोच समझ के बनाई है।